नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। जनरल मुशर्रफ को आगरा समिट के लिए आना था, शिखर वार्ता के लिए आना था, लेकिन वो उस समय तक राष्ट्रपति नहीं बने थे। यानी शेरवानी पहन करके नहीं आ सकते थे। उनसे कहा गया कि आपको अगर शिखर वार्ता के लिए आना है तो जिस रूप स्वरूप में आप इस समय हैं उसमें तो नहीं आ सकते। तो उन्होंने शेरवानी पहन ली, यानी राष्ट्रपति बन गए। एक अजीबोगरीब घटना घटी है साहब। मेरे विचार से ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा व्हाइट हाउस में और अमेरिका में हुआ है। किसी राष्ट्र के सेना अध्यक्ष को हेड ऑफ द स्टेट मान करके लंच पर अभी तक तो नहीं बुलाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह काम भी कर दिया। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान में सेना ही सत्ता का केंद्र है, वाकई जो है, लेकिन दिखावे को ही सही, वहां एक प्राइम मिनिस्टर भी है, वहां एक डिफेंस मिनिस्टर भी है। डिफेंस मिनिस्टर का एक टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू आ रहा था। उनसे पूछा गया कि आसिम मुनीर जो है वो तो वॉशिंगटन में है। तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि वो वॉशिंगटन किस लिए गए हैं, किस मकसद से गए हैं। और ये भी साहब पाकिस्तान में ही हो सकता है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर को ये पता ही ना हो कि उनका सेना प्रमुख, भले ही वो फील्ड मार्शल बन गया हो, वो अगर किसी विदेश के दौरे पर है तो वो क्यों दौरे पर है और उसके दौरे का मकसद क्या है। क्या कोई संकेत मिल रहा है? क्या पाकिस्तान में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है निकट भविष्य में? और मुनीर को लंच पर अपने साथ बैठाने और बंद कमरे में बातचीत करने का मनोरथ क्या है, मकसद क्या है, हेतु क्या है डोनाल्ड ट्रंप का? कौन सा खेल खेल रहे हैं? मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट और दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर जी। दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को जरा आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र जी, आपके पास आता हूं। जी। ये हो क्या रहा है? हेड ऑफ द स्टेट की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से। अमेरिका में ही उनका मजाक बनाया जा रहा है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फोन कॉल गया और 35 मिनट की बात हुई, और जिस तरीके उसके तुरंत बाद उस फोन कॉल का जो रीड आउट है, उसका जो पूरा विवरण है, वो वो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने तुरंत मीडिया को जारी कर दिया। और उसमें साफ साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि कनाडा से लौटते समय आप वॉशिंगटन होते हुए जाइए। पीएम ने साफ मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि पीएम मोदी ने ये फायर बॉल थ्रो किया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज प्रूव टू बी ए स्टूपिड ऑन दिस डेवलपमेंट। और जो दूसरी बात, अब जो अभी आपने पूरा ब्यौरा दिया सैयद मुनीर के लंच का, सैयद मुनीर वॉशिंगटन में पिछले 5 दिन से पड़ा हुआ था, और उनका लंच कल हुआ है ना। तो ये जो तो और अब जो अगर सर्कमस्टांसेस को देखें, पूरी परिस्थितियों को देखें, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं पीएम मोदी के लिए एक जाल बिछा रखा था कि जब व्हाइट हाउस में आएंगे तो बगल वाले कमरे में सैयद मुनीर भी बैठा होगा। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी यह बात साबित करने का अवसर मिल जाएगा कि देखो, मैंने कहा था कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है, और मैं दोनों का आमना सामना करवा रहा हूं।
और जो परिस्थितियां डेवलप हुई हैं उससे ये साफ स्पष्ट लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसकी भनक थी। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर जो है यूएस के प्रेसिडेंट से बिना किसी तैयारी के, बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना स्पष्ट एजेंडा के इस तरह से मिलने नहीं जाते। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है बहाना बना के कनाडा से भाग के आया वापस कि साहब जो है ईरान इजराइल के बीच में वॉर के चलते मुझे जाना है, और उसके ऊपर जिस तरीके से फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ट्वीट पे व्यंग किया ट्रंप के ऊपर कि वो ईरान और इजराइल में सीज फायर करवाने गए हैं, और उसका जवाब दिया बाद में ट्रंप ने कि मैक्रो पब्लिसिटी का भूखा है। और उसके बाद असली बात हुई जब जब पीएम मोदी मिले मैक्रो से कनाडा में, तो उन्होंने कहा कि भाई आजकल तो आप ट्विटर पे छाए हुए हैं। अब वो वायरल हो गया कि मतलब जो है पीएम मोदी भी जो है डोनाल्ड ट्रंप की उंगली कर रहे थे। तो ये सारी जो परिस्थितियां बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में मजाक का विषय बनते जा रहे हैं। और एक अमेरिकन जर्नल ने कहा कि हाँ सीज फायर हुआ, लेकिन पाकिस्तान में सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने कराया और इंडिया में पीएम मोदी ने किया। इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया। तो ये सब जो पूरा घटनाक्रम डेवलप हो रहा है उससे ये साफ हो गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की ना तो नेतन्याहू सुनता है, ना उनकी व्लादिमीर पुतिन सुन रहा है, ना उनकी जेलेंस्की सुन रहा है। और हमारे मोदी जी का तो खैर अपना अंदाज ही निराला है। वो बहुत धैर्य रखते हैं, उन्हें कभी कोई जल्दबाजी नहीं होती है, वो कभी इमीडिएट रिएक्शन नहीं करते। ये राहुल गांधी को लगता है कि वो रोज एक नई गाली उछालेगा नरेंद्र मोदी के ऊपर, और नरेंद्र मोदी कुछ जो है झुंझला करके गुस्से में कोई प्रतिक्रिया देंगे और वो उसके बाद उसका आनंद लेगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरीके से और सबसे बड़ी बात ये हुई, डोनाल्ड ट्रंप जो है प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं कि आप वाशिंगटन आइए, और मोदी जी कह रहे हैं आप दिल्ली आ जाइए, क्वाड में तब मिलेंगे आपसे, हम तो नहीं आने वाले। और ये वीरेन जी यही काम सी जिनपिंग ने किया। जब सी हाँ जिनपिंग को बुला रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि नहीं आप परिवार के साथ बीजिंग आइए, हाँ। यानी हम नहीं आएंगे आप आइए। तो ये सब जो घटनाक्रम है ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए भी संतोष के लिए संदेश है। जो ये जो कहानी फैला रहे हैं नरेंद्र और सरेंडर वाली, ये जो बेशर्मी भरा जो इन्होंने जो बयान दिया है, और ये रोज जो है बाल की खाल निकाल रहे हैं कि सैयद मुनीर को बुलाया जा रहा है व्हाइट हाउस में, और ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी असफलता है। अरे भाई डोनाल्ड ट्रंप अगर मेरठ जिले के लेखपाल को बुला के अगर लंच कर रहा है तो इंडिया क्या कर लेगा इसमें? भाई ठीक है, ये उसकी इच्छा है, हमको बुलाएगा तो क्या मोदी रोक लेंगे? तो इसलिए ये सब जो हरकत वो कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ईरान इजराइल के युद्ध के बीच में जो उन्होंने इतना प्रोवोकेटिव बयान दिया कि आपको अनकंडीशनल सरेंडर करो, और मुझे मालूम है खुमैनी कहाँ छुपा हुआ है, हम चाहे तो उसको मार सकते हैं लेकिन हम उसको मारेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेटिक पार्लेंस में, डिप्लोमेटिक शिष्टाचार में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता कि हम तुमको मार देंगे और तुम जल्दी सरेंडर करो। हमेशा जो है कितना भी जटिल युद्ध क्यों ना हो, इंटरनेशनल रिलेशंस में बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखे जाते हैं। तो ये और अगर और इस आदमी ने ईरान के अयतुल्ला खुमैनी के खिलाफ इतना कठोर भाषा में, इतनी अशिष्ट भाषा में बयान देकर के ये साबित कर दिया कि ये आदमी रूस यूक्रेन में क्यों फेल हुआ सीज फायर कराने में, ये डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर कराने में क्यों फेल हुआ। और सीज फायर तो छोड़िए, इसके प्रेसिडेंट बनने के बाद 2 नए वॉर शुरू हो गए। एक इंडिया पाकिस्तान का हो गया। इंडिया ने एस्केलेटरी लीडर पर पूरा अपना नियंत्रण रखा। जो अपना पॉलिटिकल मिलिट्री जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था वो उसको हमने अचीव किया। और अपनी इच्छा के अनुसार जब हमने पाया कि हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, तो हमने कहा कि भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है, रोका है, सीज फायर नहीं किया है। और और इजराइल हमास में सीज फायर होने के बजाय इजराइल ने नया फ्रंट खोल दिया और मामला ईरान तक आ गया। और अब जो है इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हाँफ रहा है। खैर, तो बात ट्रंप की है, तो ट्रंप का जो बड़बोलापन है अब वो स्वयं अमेरिका में
उपहास का विषय बनते जा रहे हैं। और उसके अलावा इसके पहले भी वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को और यूक्रेन जी के हाँ। प्रेसिडेंट को जेलेंस्की को हवाई जहाज में बुला करके वो अपमानित कर चुके हैं। ऐसी घटना कभी आज तक यूएसए के इतिहास में नहीं हुई है। और वो कह रहे हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से कि आपके देश में व्हाइट्स का जेनोसाइड हो रहा है। तो और उसको फोटो दिखाते हैं, और वो कहता है कि ठीक है, मैं भी जाके देखूंगा कि मेरे देश में ऐसा कहाँ हो रहा है। तो ट्रम्प साहब की ट्रम्प ने अपनी हरकतों से जो जो नहीं, नरेंद्र बल्कि मोदी वो तो डोनाल्ड ट्रंप को सुना गए कि हाँ मेरे पास 334 करोड़ का विमान आपको गिफ्ट हमें किसी ने करने की। हमें हाँ, हाँ, हम आपको गिफ्ट नहीं कर सकते। तो हम नहीं कर सकते आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भारत की राजनीति में संकट खड़ा करने का प्रयास किया था कि मैंने सीज फायर कराया है और इसको कांग्रेस ले उड़ी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी लगातार बेवकूफी भरी हरकतों से इस मामले को स्वयं ही खंडन कर दिया जी कि जी उन्होंने जी। क्या किया था। और कांग्रेस जो उछल रही थी वो केवल हवाई किला था। धीरेन जी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्तर क्या बना लिया है। एक तरफ तो आपको कॉफ होती है G7 के बाकी सहयोगी राष्ट्र प्रमुखों के साथ बैठ कर के चर्चा करने में आपको लगता है कि वो आपके स्तर के नहीं है। आप व्हाइट हाउस में बुलाते हैं जेलेंस्की को और सिरिल रामाफोसा को, उनकी बेइज्जती करते हैं आप। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल इसलिए कि युद्ध हारा है भाई, घुटनों पर आया है, त्राहिमाम त्राहिमाम किया है, वॉशिंगटन भागे भागे गए हैं कि हमें बचाओ, बचवाओ किसी तरीके से। ऐसे व्यक्ति को बुला करके आप लंच करवा रहे हो। ना आपको भारत की अंदरूनी पॉलिटिक्स की कोई चिंता, ना आपको बाकी सब चीजों की कोई परवाह। तो ये करना क्या चाहते हैं, कुछ आपकी समझ में आ रहा है क्या। दरअसल जब उन्होंने बुलाया तो उसके बाद जब डिटेल आनी शुरू हुई तो पता चला कि वो नोबेल प्राइज लेना चाहते हैं। दरअसल वो सिर्फ इसीलिए, अगर हम लोग उसको गौर करते हैं, पहले मुझे भी इस खबर को मैं सोच रहा था कि पहले वेरीफाई कर लूं कहीं ऐसा तो नहीं है 250वीं वर्षगांठ पर असीम मुनीर होंगे शामिल आर्मी परेड में, उस तरह की खबर हो। लेकिन जब मैंने देखा कि उनकी प्रवक्ता ने ही कहा है और सेम चीजें, फिर मैंने ये भी चेक करने की कोशिश की, अच्छा ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसी बचकानी हरकत कोई कर सकता है, क्या किसी देश का राष्ट्रपति ऐसी बच्चों जैसी हरकत कर सकता है कि मुझे खिलौना चाहिए, मुझे लोटे की हाथी चाहिए, इस तरह की कहानियां कोई राष्ट्रपति सुन सकता है क्या। लेकिन जब मैंने देखा कि बड़ा इंटरेस्टिंग वो मिला कि हाँ ये भी उसने कहा प्रवक्ता ने कि हाँ सेम डे में ही है, मतलब उन्होंने ये कहा और उनको फिर बुला लिया गया। वरना उससे पहले होटल में जिस तरह की गालियां असीम मुनीर को पाकिस्तानी दे रहे थे, और कोई और लोग नहीं थे, पूरे पाकिस्तानी दे रहे थे, वो तमाम लोग दे रहे हैं जो जरा सा भी डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। वैसे भी डेमोक्रेसी पे यकीन मैंने शायद कुछ ज्यादा कह दिया, जो इमरान खान में यकीन रखते हैं पाकिस्तान के लोग, वो इनको गालियों से नवाज रहे हैं अगर आप इसको देखें। ऐसे में जब प्रधानमंत्री से वो माफ कीजिए, जब प्रधानमंत्री वहां नहीं है अमेरिका उसका पाकिस्तान का, वहां का रक्षा मंत्री नहीं है, तो इसका मतलब सीधे तौर पर है व्हाइट हाउस में उसी की एंट्री होती है जिसको अमेरिका ये मान लेता है कि वो डी फैक्टो वहां का प्रेसिडेंट है या ताकतवर आदमी है। आपने कल देखा होगा बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ आई थी जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका ने ये अब कठपुतलियों से बात करना बंद कर दिया, यानी जो सीधे तौर पर जो नायक जो उस देश को चला रहा है, जिसकी ताकत है, वो उसी को जो है वो सबसे ज्यादा वो करना चाहता है, ताकत देना चाहता है। तो लिहाजा जो सबसे बड़ी दिक्कतें ये आई हैं, माफ कीजिएगा, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो इस पूरे मसले में हुआ वो ये हुआ कि अमेरिका इसमें दो हिस्सों में बटा हुआ। एक तो अमेरिका का इस तरह का पहले भी बहुत जबरदस्त तरीके का रिकॉर्ड है, वो पहले भी जनरल जियाउल हक से मिल चुका, उससे पहले उसके बाद परवेज मुशर्रफ से मिला, उसके बाद असीम बाजवा से मिला। लेकिन परवेज मुशर्रफ और जियाउल हक वो घोषित तौर पर उसके एक सीईओ हो चुका था और दूसरा तख्ता पलट के वापस आ चुका था, यानी उन लोगों ने सीधे तौर पर सबसे बड़ी ताकतवर भूमिका में वो वहां मौजूद थे और कोई डेमोक्रेटिक सेटअप वहां नहीं था।
लेकिन इस समय जब मिले तब ये एकदम अलग चीज दिखाई दी। तो एक तो ये मान लेना चाहिए कि एक बच्चों की तरह ओबामा से, दरअसल उनको ये डर था कि ओबामा को जो मिला है, जो ओबामा को जिस तरह से मिला था नोबेल प्राइज महज 9 महीने के बाद, जैसे ही वो राष्ट्रपति बने उसके 9 महीने के बाद उनको परमाणु निशस्त्रीकरण और उसके डिसआर्मामेंट पर ये उनको अवार्ड दिया गया। तो उन्होंने कहा भी था, ये उनकी टिप्पणी है, अगर हम लोग इनकी बात करें अपने ट्रंप साहब की, कि उनको बैठे बिठाए मिल गया, जबकि मैं देखो क्या क्या नहीं कर रहा हूं, मैं युद्ध विराम करा रहा हूं, मैं क्या क्या नहीं कर रहा हूं और मुझे कुछ नहीं। ये उनका बयान है। तो आप ये सोचिए कि जो आदमी इस तरह की बचकानी हरकत कर सकता हो, उसका इस्तेमाल अगर असीम मुनीर जैसा धूर्त जनरल करे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं हो सकते। असीम मुनीर दरअसल मुझे लगता है इस पूरे एपिसोड में अमेरिका के इंटेलिजेंसिया से ज्यादा समझदार साबित हुआ। वो ये जानता था कहाँ हिट करना है और फिर कहां से दरवाजा खुल जाएगा। अभी तो इस बात के लाले पड़े हुए थे कि कोई अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन प्रेसिडेंट से पाकिस्तान की तरफ से कोई बातचीत सीधी हो सके, और कहां उसके एक फील्ड मार्शल को बैठा दिया आपने ले जाके और उसके साथ प्राइवेट लंच कर रहे हैं और उसको बहुत शानदार आदमी बता रहे हैं, आप उससे प्यार करते हैं, ये कहानियां सुना रहे हैं। दरअसल ट्रंप एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर समझ में आ रहे हैं जिनके पास असीम ताकत है, जिसके पास बहुत पैसा भी है, लेकिन उसको करना क्या है ये उसकी समझ में नहीं आ रहा है। और एक देश जो इतना ताकतवर होता है उसमें इस तरह का अगर कोई शख्स सत्ता पे आ तो उसका ये बहुत, मैं इसको बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूं। देखिए, मैं एक और बड़ी चीज जो मुझे महसूस होती है कि हम भले ही ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे, उनको चेकमेट दे सकते हैं, और वो कई बार दिखता है, जैसे वीरेंद्र जी ने जिस तरह का बताया, पूरा क्लियर किया कि वो ये चाहते होंगे, और भारत की रॉ ने मुझे लगता है एक बेहतरीन काम किया, सीआईए के से बड़ा ऑपरेशन ये किया कि उनको मालूम था कि असीम मुनीर को बैठा सकते हैं। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, पूरे देश को ये समझना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंटेलिजेंसिया है, कि अगले 3.5 साल आपको इसी जोकर नुमा ताकत हासिल किए हुए व्यक्ति से मिटना है। आप ही को भी लड़ना है, दुनिया को लड़ना है। ये कोई सर अगले वर्ष मिड टर्म है, अगले वर्ष चुनाव मिड टर्म का। हाँ हाँ वो अलग बात है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के तौर पर रहेगा। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। आप भले ही यहाँ हम लोग खुश हो जाएं कि मोदी उसको ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी को उसने 1 मिनट में घुटनों के नीचे ला दिया। और आप जो भी कहिए, यूक्रेन हो या वो उससे ये सोच रहे हैं कि उसको मदद मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि हमको इसके साथ अब वक्त गुजारना है। और देखिए, इतनी सीधे तौर पर इतनी कौन बेइज्जती करता है, जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से सीधे लफ्जों में कहा, और उसके तुरंत बाद विक्रम मिश्री ने, मतलब विदेश सचिव ने उस बात को बाकायदा नुमाया किया, साया कर दिया। ये कोई मिसाल हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं है। लेकिन और वैसे भी धीरेन्द्र जी, अमेरिका जैसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट का प्रस्ताव या आग्रह कि आप होते जाएं, उसको ठुकराना ये कोई ऐसे वैसे कलेजे का काम नहीं है, ये बहुत बड़े कलेजे का काम है। मैं एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, शहबाज शरीफ को क्या करना चाहिए? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए? क्योंकि ट्रंप ने तो हेड ऑफ द स्टेट आसिम मुनीर को मान लिया, तो फिर ये तो बेशर्म ही होंगे जो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि आपने बहुत ज्यादा उम्मीदें शहबाज शरीफ से पाल ली, और आप शहबाज शरीफ को जो है आप उस श्रेणी में नहीं रख रहे हैं। आप उनको बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि अधिमान दे रहे हैं। सर, मैं माफी के साथ कहूंगा, देखिए, शहबाज शरीफ अपनी 5वीं होने वाली किसी पत्नी या गर्लफ्रेंड के लिए एक बेहतरीन वो ब्रिज बना रहे होंगे, जिसको फिर इसी तरह लव ब्रिज कहा जाएगा, जिस तरह से उन्होंने अपनी चौथी बीवी के लिए बनाया था। इसके अलावा वो जो उनके भाई के प्लांट्स और जो स्टील के प्लांट्स और पूरा जो बिजनेस है, उसके लिए बहुत सारी रियायतें इकट्ठे करने में लगे हुए होंगे, उनको टैक्स संबंधी काम होंगे। इसके अलावा वो दूसरी जगह उनको कम से कम बहुत सारी चीजें ढूंढने। ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से वीरेंद्र जी उसको किताब को बहुत याद करते हैं, इनको बहुत पसंद है, माई फ्यूडल लॉर्ड, तहमीमा दुर्रानी की जो है। तो वो उसके लिए फिर कोई नई तहमीमा ढूंढ रहे होंगे। तो उनके पास बहुत सारे काम है। और पाकिस्तान में चुल्लू भर पानी के लिए तो आपको सिंधु से पानी छोड़ना पड़ेगा।
पाकिस्तान अब पानी की कीमत जानता है, उसको चुल्लू भर पानी अब डूबने के लिए मुझे लगता है कि वो ज्यादा होगा। एक तौर पर देखिए पाकिस्तान इसका अभ्यस्त है, हमको बहुत, अगर हम इसको सिंसियर मोड पर देखें तो पाकिस्तान में 1958 से, यानी आप ये सोचिए पाकिस्तान हिंदुस्तान का साथ आजाद होता है, भारत से टूट के बनता है, लेकिन वहां जो है वहां का संविधान 1973 तक कोई एक शेप नहीं लेता है। आप ये सोचिए भारत ने पहले संविधान को लागू करके चुनाव करा दिए, सुकुमार सेन साहब का, मतलब आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान के उस जगह पर उस समय वोट पड़े उस गांव में जो अकेले गांव थे, और आप पाकिस्तान से उम्मीद कर रहे हैं कि वहां का एक प्रधानमंत्री जो उस पद पर चिपकने के लिए, वो वैसे भी कठपुतली था, पहले नवाज शरीफ का है, अब वो ये मान लेंगे कि चलिए इसका भी है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में एक आम फहम मजाक है कि एडीसी को सुबह उठकर, जो उनके साथ एडीसी तैनात है, उसको पहले सैल्यूट मारते हैं और पूछते हैं शाहबाज शरीफ कि आपको नींद सर सही से आई थी या नहीं। तो उस आदमी से आप ये कह रहे हो कि वो डूब के मरेगा। दूसरा, ख्वाजा आसिफ या तमाम जो भी इसाक डार, ये मंत्रिमंडल से ज्यादा बंच ऑफ जोकर्स हैं जो अपने लिए कुछ ना कुछ टाइम बाइंग करते हैं। इतिहास के पन्नों पर जब हम 20 साल बाद पढ़ेंगे तो बहुत कम जो पाकिस्तान का एक्सपर्ट होगा वो ये जान पाएगा कि रियल पावर किसके हाथ में थी। उस समय लिखा जाएगा शाहबाज शरीफ यहां से यहां तक मुख्य प्रधानमंत्री रहे, तो वो उसके लिए लड़ रहे हैं, उनको ताकत चाहिए, उनको इतने दिन रहना चाहिए। मुझे लगता है सर ये बड़ी चीज है, और उनको मालूम है कि आप जैसे या हम जैसे लोग हिंदुस्तान में जो कह रहे हैं उससे उनका एक वोट कम नहीं हो रहा है, तो वो ना इसको लेकर खुश है ना वो। लेकिन हम जरूर एक रेशनल आइडिया में बात करने की कोशिश करें तो वहां भारत की तरह कोई रेशनल आइडिया नहीं होता। वहां कितने नीचे वो गिर सकते हैं ये हम अंदाज नहीं लगा सकते। और अभी ये जो आप ये सोचिए कि अमेरिका में ये चौथा जनरल जो पहुंचा है, मतलब वसीम बाजवा तो खैर उस समय उस अंदाज में नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी आप ये सोचिए इसके साथ ना इसके पास कोई अप्रूवल था, ना कोई प्रायर अपॉइंटमेंट था, ना कोई औपचारिक तरीके से निमंत्रण था। इसके बावजूद अगर वो सीधा अपनी मर्जी से जा रहा है और वहां मिल रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि ये तमाम जोकर्स उसने इकट्ठे किए हुए हैं जिनको जब जरूरत होती है ताश की तरह फेंटता है और आगे निकल जाता है। अब हमको अपने पड़ोस में एक ताकतवर असीम मुनीर दिखाई देगा जो हारा हुआ है, लेकिन उसके यहाँ लगे हुए बिल्लों की तादाद यानी मेडल्स की तादाद अमेरिका से आने के बाद आप चाहे गिन लीजिए, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, जब वो अमेरिका से वापस आएगा तो एक और उसका मेडल या 2-3 बढ़ जाएंगे जिसमें लिखा रहेगा कि ये मेडल इनको अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर व्हाइट हाउस में लंच करने की वजह से दिया गया। जी वो जिस किताब का आपने हवाला दिया धीरेन जी ना, उसका नाम जो था माई फ्यूडल लॉर्ड, उसको पाकिस्तान में कहते हैं माई फ्यूटाइल लोर। उसका नाम, उसका जो नाम पाकिस्तान में ये दिया गया। वीरेन जी, पाकिस्तान में तो मीडिया इस समय भांगड़ा पा रहा है बिल्कुल, और आसिम मुनीर को ट्रंप का नया दोस्त बता रहा है और इसको पलटती हुई बाजी के रूप में देख रहा है कि भाई पहले कार्यकाल में तो मोदी जी और ट्रंप साथ साथ दिखाई देते थे। ट्रंप साहब जो है मोदी जी को गले लगाते थे, एक दूसरे की तारीफें करते थे, और देखो आज हमारे फील्ड मार्शल जो है वो उनके साथ लंच ले रहे हैं और मोदी जी से ट्रंप मिल भी नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ भी कुछ स्यापा करने वाले हैं। ट्रंप ने अगर आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया तो हमारे यहाँ तो छाती पीट रहे हैं लोग कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो ये कौन लोग हैं साहब? ये मुनीर का जो लंच हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जब इसके असली जो पॉलिटिकल जो अर्थ मायने जब सामने आएंगे तो भारत में कांग्रेस जो रोज पीएम नरेंद्र मोदी को कोस रही थी कि गाजा के ऊपर प्रस्ताव पे आपने एब्सटेन किया, हमारी जो है नेहरू के जमाने से पॉलिसी है फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करने की, ये लोग अपना जो है बाल नोच के रोएंगे। मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग का सबसे बड़ा मकसद था अमेरिका जो ईरान के खिलाफ जो अपना मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है, उसके लिए बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो बेस हैं और बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है,
उसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है, जिसको बोलते हैं तफ्तान बॉर्डर। तो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के जरिए अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करने जा रहा है। पाकिस्तान एक हीरा मंडी स्टेट है, वहां पे तो लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है चाइना की, अमेरिका की, जब चाहो और जाके यूज कर लो, कहीं कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो जब पाकिस्तान को की भूमि का, पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस का अमेरिका ईरान पे हमले के लिए इस्तेमाल करेगा, तब भारत के सेकुलर जो सेकुलर लोग हैं, जिहादी लोग हैं, तब इनका सिर घूमेगा कि अब इसके बारे में क्या कहें। इसने तो कि अमेरिका तो इस्लामी मुल्क पे हमले के लिए इस्लामी मुल्क का इस्तेमाल कर रहा है। ये मीटिंग इसीलिए हुई है कि ईरान के पे हमले के लिए किस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका का भारत के ऊपर ये दबाव था कि आप जो है जल्दी से जल्दी सीज फायर कीजिए, कि भाई कि और ये ईरान का जो इजराइल का जो ऑपरेशन ईरान के खिलाफ है, ये ऐसे ही नहीं शुरू हो गया कि एकाएक सुबह उनको आया ख्याल नेतन्याहू को कि हमें ईरान को निपटाना है। इसकी लंबी तैयारी चल रही थी। और ये जो बार बार जो डोनाल्ड ट्रम्प कहता है, आई मे नॉट डू इट, व्हाई शुड आई टेल यू, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं आपको क्यों बताऊं, अभी हमने तय नहीं किया है, हम अभी देख रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 से, जिस दिन हमास के लोगों ने इसराइल के नागरिकों पे हमला किया था और 1200 लोगों की हत्या की थी, 250 लोगों को बंधक बनाया था, तब से लेके आज तक 21 महीने हो गए हैं। इसराइल का जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, और यमन में हुती के खिलाफ, और सीरिया सरकार के खिलाफ जो चला, अब तो खैर शिया सरकार चली गई असद की, अब तो वहां पे सुन्नी सरकार आ गई है, ISIS का आतंकवादी वहां का राष्ट्रपति बन गया है। तो ये सारा का सारा अमेरिका के एक्टिव मिलिट्री एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन के बगैर संभव ही नहीं था। तो जो कुछ भी ईरान में इजराइल का ऑपरेशन चल रहा है, ये पूरा अमेरिका पूरा इसमें लूप में है, पूरी जानकारी में है। और अब जो है जो मुनीर गया है अमेरिका, तो वो सब पूरा CIA के साथ और अमेरिकन जो टॉप मिलिट्री ब्रास है, पेंटागन के जो अधिकारी हैं, उनके संग उसकी लंबी बैठकें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वहां मुनीर जो है होटल में बैठ करके टीवी देख रहा था या कोई जो है OTT प्लेटफॉर्म पे कोई फिल्म देख रहा था। तो ये और वो अकेले नहीं गए हैं, मुनीर के साथ एक बड़ा मिलिट्री डेलीगेशन भी गया है। तो ये उसकी तैयारी हो रही है, और जब ये तैयारी होगी और जब ये सामने आएगा, तब ईरान की भी आंखें खुलेंगी कि हमारा दोस्त कौन है। ये इंडिया है, काफिर हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, या हमारा इस्लामी बिरादर पाकिस्तान हमारा दोस्त है। तो ये चीजें अभी सामने आनी बाकी हैं, और जो भारत की जो अंदरूनी राजनीति है उस पे भी इसका असर पड़ेगा। जो कांग्रेस को रोज एक मुद्दा चाहिए होता है PM मोदी की हर नीति में, हर वक्तव्य में बाल की खाल निकालने का, तब इनके लिए बहुत बड़ा संकट, धर्म संकट खड़ा होने वाला है। जी बोलिए जी। धीरेन्द्र जी को जाना होगा। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपको, और दर्शकों से निवेदन, उनका शो देखिए और धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल जरूर आप सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ अभी वीरेंद्र भट्ट साहब जुड़े हुए हैं, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बताइए साहब के आस पड़ोस के देशों पर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। खास तौर से मैं चीन के हवाले से अगर बात करूं, तो पिछले कुछ वर्षों में एक गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला था, खास तौर से 2013 के बाद। 2013 में चीन का जो आर्थिक कॉरिडोर था वो शुरू हुआ था सिनजियांग से लेकर के गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए, और जिसको CPEC बोलते हैं, ग्वादर तक। और अभी पिछले महीने तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भी बीजिंग गए थे, और तीनों देशों के विदेश मंत्री वहां मिले थे, जिन्होंने कहा था कि अब इसको अफगानिस्तान तक बढ़ाएंगे। अब तो लग रहा है कि फिर से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गोद में बैठ रहा है। CPEC का क्या होगा?
देखिए सीपेक तो जो है नॉन स्टार्टर है, अभी तक तो उसमें कुछ हो नहीं पाया। हालांकि उसमें जो हाईवे पे और थर्मल पावर प्लांट पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया है अराउंड $65 बिलियन का चाइना ने, उसमें उसका रिटर्न 0 है। लेकिन इस समय जो ईरान में हो रहा है, इस समय इजराइल के 2 ऑब्जेक्टिव हैं जो अमेरिका के भी हैं कि ईरान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस करने की जो फैसिलिटी है उसको पूर्णतया नष्ट किया जाए। और वो जो एक उनका नंतांज जो उनका न्यूक्लियर बेस है उसको काफी हद तक नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन जो उनका असली बेस न्यूक्लियर फ्यूल का है, जो फोर्डो न्यूक्लियर बेस है, जो अर्थ सरफेस से लगभग 100 मीटर नीचे है, वो अभी तक जो है समाप्त नहीं हुआ है। और जब तक अमेरिका का जो बंकर बस्टर बॉम्ब है, जो लगभग होता है 14 टन का और जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है, जब तक वो नहीं आता तब तक फोर्डो बेस पे कोई हमला होने की संभावना नजर नहीं आती। दूसरी बात है ईरान में रिजीम चेंज करना, वहां की सरकार को बदलना और वहां अयतुल्ला खुमैनी सरकार का तख्ता पलटना। ईरान को भी इस बात का एहसास है, तो अयतुल्ला खुमैनी ने अपनी काफी जो पावर्स हैं वो डेलीगेट कर दी हैं, वो खुद बंकर में चले गए हैं ताकि उनकी अनुपस्थिति में काम ना रुके। अगर आप अयतुल्ला खुमैनी को जैसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने हम मार देंगे और ये नेतन्याहू ने भी कहा है, तो ठीक है, ये कह दिया आपने, आसानी से कह दिया। लेकिन आप किसी देश की लीडरशिप को समाप्त करके वहां पे पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते। आपके पास विकल्प क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है? तो अगर ईरान में सरकार बदल जाती है और मुल्लाओं की सरकार गिर जाती है और इजराइल या अमेरिकी समर्थित सरकार वहां आ जाती है, तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। चीन को इस समय ईरान से बहुत ही सस्ती दरों पे तेल मिल रहा है और आज ईरान के क्रूड ऑयल का एकमात्र खरीदार चाइना है। और चाइना ने जो चीन से जो आपके उरुमकी से तेहरान तक जो रेल लाइन बनाई है, जो चाइना ने अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत जो सेंट्रल एशियन देशों में सीधी अपनी रेल लाइन बिछाई है और जो अपना नया एटॉमिक कॉरिडोर वो विकसित कर रहा है और जिस तरीके से वो अफगानिस्तान में अपनी पैठ बढ़ा रहा है, तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा अगर यहाँ पे अयतुल्ला खुमैनी की सरकार चली जाती है या उनकी हत्या हो जाती है और एक अमेरिकी समर्थित और इजराइल समर्थित सरकार बन जाती है। भारत के लिए कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे चूंकि वो शिया मुल्क है, तो उससे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सुन्नी राजनीति है उस पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन चाइना के लिए ये बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार। नमस्कार।